हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज मध्यकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण खंड मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये भारत के इतिहास को तीन भागों में यदि हम बांटे तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। उसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का जो कालखंड है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस समय जो सम्राट हुए, मुगल दरबार जिसको हम लोग कह सकते हैं, बाबर के उत्तराधिकारी जितने भी हुए, औरंगजेब तक बहुत ही महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और अपने क्षेत्र का विस्तार इन्होंने किया। और इस प्रकार भारत और आसपास के क्षेत्रों में इनका बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो हम आज बात करते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में। हम लोग समझते हैं सबसे पहले बाबर के बारे में, चूंकि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। बाबर अफगानिस्तान का क्षेत्र फरगना उस का एक शासक था, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उस समय वहाँ पे जो कबीला जैसा जो समाज हुआ करता था, उस क्षेत्र का इसके पिता शासक थे, लेकिन इनका पद से हटा दिया गया और इसको अंत में अफगानिस्तान का क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में आना पड़ा। और उसी समय भारत में इब्राहिम लोदी का शासन, यानी कि लोदी वंश का शासन चल रहा था। लोदी वंश के शासन से जो यहाँ के शासक जो राजपूत शासक थे, या फिर जो उनके लोदी वंश के अंतर्गत जो मंत्री थे, दरबारी या जो भी रहे होंगे, उनके षड्यंत्र का नतीजा था कि बाबर को भारत में आने का मौका मिला। बाबर को दौलत खान नाम के एक व्यक्ति ने निमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। ऐसे माना जाता है कि इब्राहिम लोदी शासन व्यवस्था, बहुत बड़े शासन, भारत के जो क्षेत्र है उस पर शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे तरह से नहीं चला पा रहा था, और इन अराजकताओं का फायदा उठा करके बाबर भारत में आया। हालांकि भारत के सिंध के प्रांत या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उस पर कई बार बाबर का आक्रमण हुआ था, लेकिन पानीपत के युद्ध ने, पानीपत के प्रथम युद्ध ने एक निर्णायक युद्ध का स्वरूप ले लिया और इब्राहिम लोदी की इसमें हार हो गई। ये पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हो गई। और उसी का नतीजा है, उस हार ने भारत में एक नए साम्राज्य का दरबार खोल दिया, और जिसे हम लोग मुगल साम्राज्य कहते हैं। हम लोग बाबर के बारे में थोड़ा सा समझ लें। ये तैमूर लंग, यानी कि पिता की तरफ से यदि हम वंश की बात करें तो तैमूर लंग का ये 5वां वंशज था, जबकि अपनी माता चंगेज खां, जो कि चंगेज खां के तरफ से बात करें तो ये 12वां वंशज था। इसका मतलब है कि चंगेज खां और तैमूर लंग दोनों का रक्त बाबर में शामिल था। बाबर एक अच्छा सेनानायक था, साहसी था, और वो भारत पर आक्रमण करके, भारत को जीत करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। और ये 1526 से लेकर 1530 तक भारत पर शासन कर पाया, क्योंकि 1530 में 25 दिसंबर को इसकी मृत्यु हो गई। बहुत लंबे समय तक ये जीवित नहीं रहा, यानी कि 14 फरवरी 1483 में जन्म हुआ और 25 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत कम समय तक जीवित रहा, लेकिन इसी दौरान ये भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गया। इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना को इसने हराया, और इब्राहिम लोदी की लाखों की सेना को, ये मुश्किल से 10,000 की सेना रहा होगा बाबर के पास, उसने हरा दिया। उस बाबर तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था, और इस प्रकार इब्राहिम लोदी की विशाल सेना हार गई। बाबर भारत पर
मुगल साम्राज्य का स्थापना करने के बाद भारत में बादशाह के तौर पर, सम्राट के तौर पर शासन प्रारंभ किया। लेकिन ये 4 सालों का शासन बहुत ही निष्कंटक यानी कि बिना कोई रुकावट का नहीं रहा। सबसे पहला युद्ध बादशाह बनने के बाद खानवा का युद्ध राणा सांगा राजपूत शासक के साथ इसको युद्ध करना पड़ा, जिसमें राणा सांगा की हार हुई। और राणा सांगा के हार ने बाबर के शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया और इस प्रकार वो राजपूत क्षेत्र में भी अपना प्रभाव जमाने में सफल रहा। उसके बाद चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था और इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई। मेदिनी राय भी एक राजपूत शासक था। तो हम ये कह सकते हैं कि खानवा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध ने राजपूत शासकों को मजबूर कर दिया बाबर को शक्तिशाली मानने पर। उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ और इस घाघरा के युद्ध में अफगान के जो बचे कुछ जो भी रहे होंगे सेना नायक, उन सबको हराया, यानी कि महमूद लोदी इसका नेतृत्व किया था और लाखों के सेना को बाबर के द्वारा हरा दिया गया। इस प्रकार बाबर अपनी शक्ति को साबित करने में सफल रहा। लेकिन बाबर 1530 में बहुत अत्यधिक नशा सेवन या दूसरे शारीरिक बीमारियों के कारण 1530 में इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद शासक बना हुमायूं। हुमायूं का शासन 1530 से लेकर 1540 तक रहा और फिर 40 के बाद शेरशाह सूरी का शासन भारत में रहा। इस दौरान वो जंगलों में और इधर उधर भटक करके अपने आप को बचाता फिरता रहता था और फिर पुनः 1556 में वो 55 में सत्ता पे पुनः आया। 56 में जनवरी में उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हो गई, यानी कि 27 जनवरी 1506 में। हुमायूं को भी 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने पड़े। चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम का युद्ध 1540। इस दोनों युद्ध में हुमायूं की हार हुई और शेरशाह सूरी का प्रभाव बढ़ गया। शेरशाह सूरी के साथ इस युद्ध में हुमायूं की हार होने के बाद हुमायूं को भागना पड़ा और हुमायूं भागकर पश्चिमी क्षेत्र में चला गया, जहां पर अमरकोट नामक स्थान पर अकबर का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 2 शासक मुगल साम्राज्य के स्थापना करने का पूरा प्रयास किए और बाबर के बाद हुमायूं के भी अपने जीवन में उतार चढ़ाव आता रहा। हुमायूं को अंततः शासन बहुत अधिक नहीं कर पाए, क्योंकि हुमायूं शासक बनने के बाद बाबर के कथनानुसार अपने भाइयों में जो साम्राज्य उस समय तक मुगल साम्राज्य का बन चुका था उसको बांटना पड़ा। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हुमायूं का जीवन भी बहुत अधिक सुखपूर्वक नहीं बीता। अपने भाइयों में संपत्ति के बंटवारा करने के बाद लगातार युद्ध में लगे रहना और फिर बाद में शेरशाह सूरी से पूर्णतः हार जाने के बाद उनको भागना पड़ा। तो ऐसा लगातार जीवन में हुमायूं का चलता रहा। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर 1556 से 1605 तक शासक रहा और अकबर जब ये शासन में आया तो अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का जो विस्तार हुआ और जिस प्रकार स्थायित्व प्राप्त हुआ मुगल साम्राज्य में, हम कह सकते हैं कि अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 1627 तक शासक रहा। शाहजहां 1627 से 1658 तक शासक रहा और 1658 से 1707 तक औरंगजेब शासक रहा। ये सभी जो नाम यहाँ देखने को मिल रहा है, ये सभी महत्वपूर्ण शासक थे मुगल साम्राज्य के। हम कह सकते हैं कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंतिम शासक था। उसके बाद जितने भी शासक हुए वो सभी शासक कमजोर थे,
शासन व्यवस्था को सही तरीके से बांध कर नहीं रख पाया और धीरे धीरे क्षेत्र सिमटता गया, मुगल साम्राज्य सिमटता गया और अंततः 1858 में जब ब्रिटिश शासन पूर्णतः पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया तो मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को माना जाता है, जो कि बाद में बर्मा के जेल में उनको बंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। तो एक महान सम्राट और साम्राज्य का पतन भी हो गया। तो हम आज इस वीडियो में ये दो शासक बाबर और हुमायूं के बारे में आज अध्ययन किए। तो अब हम बात करते हैं इन्हीं दो शासकों के बारे में। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं बाबर का। तो बाबर के पूरे इतिहास या फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना और उस समय भारत की स्थिति, भारत के अलग अलग राज्य, उन सभी के बारे में हमें जानकारी बाबर के द्वारा लिखित एक पुस्तक बाबरनामा तुजुके बाबरी से पता चलता है और ये बाबर के द्वारा लिखा गया था। इसमें बाबर भारत के दूसरे अन्य राजाओं के बारे में भी वर्णन करता है। साथ ही साथ बाबर बहुत अच्छा पद यानी कि लेखक, अच्छे लेखक थे और मुवैया एक शैली है लेखन का, इसके जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को काबुल में, जो कि अभी वर्तमान अफगानिस्तान की राजधानी है, वहां पे उसको दफनाया गया था। वहीं हुमायूं के बारे में जानकारी एक पुस्तक है हुमायूं नामा, जो कि गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था और हुमायूं का जीवन जो उतार चढ़ाव भरा था उन सब का पूरा वर्णन उसमें है। लगभग 15 सालों तक हुमायूं को जंगलों में बिताना पड़ा, छुप छुप करके जीवन जीना पड़ा। ये सभी वर्णन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया पुस्तक हुमायूं नामा में मिलता है। हालांकि हुमायूं जो शब्द है इसका अर्थ भाग्यशाली होता है, लेकिन पूरे अपने जीवन काल में हुमायूं का भाग्य अस्त ही रहा। लेकिन हम एक भाग्य उसको हम कह सकते हैं कि अच्छा था कि 1540 में शेरशाह सूरी के शासक बनने के बाद वो जो भाग करके अपना जीवन जिया, लेकिन 1555 में पुनः वापस दिल्ली पर कब्जा करके मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित कर पाया।